Okay, good morning students. अभी तक जो 2-3 चीज़ मैंने आपको सिखाई है रिगार्डिंग योर सिलेबस, जैसे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कहाँ पर होता है। तो आज हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। वन रिक्वेस्ट इज फ्रॉम माय साइड कि आप सब लोग अपने माइक से अनम्यूट रखो और जिसको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कभी भी बीच में भी रेज कर सकते हो। ओके, क्योंकि अभी क्या होगा, लाइक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी फ्यू एग्जांपल्स। हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे जो आपके सी प्लस प्लस के फंडामेंटल को क्लियर करेगा। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, अभी तक आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो सिर्फ सी लैंग्वेज में लिखा है। अभी आप सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो सी प्लस प्लस में जैसे प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो उसका पूरा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। विद रेफरेंस टू सी प्रोग्राम, तो आज मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं अभी थोड़ा प्रोग्राम लिखा था, so today's our definition is ability to get write a program to calculate interest, simple interest। तो अपन क्या बोलते हैं, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग सी में प्रोग्राम कर लिखेंगे, फिर सी प्लस प्लस में लिखेंगे ताकि आपको दोनों के बीच में फर्क पता चले। आज से हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। ये ऑल पीपल को कम्युनिटी और नॉट एंड विथ मी, आप इसमें बोल सकते हो, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या तो जो कुछ भी पूछिए उसका आंसर भी दे सकते हो। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम इन और सी लैंग्वेज दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। Cool. Okay. तो लिख रहा हूँ, उसमें कोई गलती है तो आप बता सकते हो। कैलकुलेट किया है, क्या आंसर। સર બોલો। પી આર અને એન એક બ્રેકેટની અંદર આવશે ને? वेरी गुड, इट शुड बी इंटर द ब्रैकेट। वेरी गुड, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई होता है, पीओडी एमएएक्स, तो मैथमेटिक्स में आप लोग यूज करते हो। सर परसेंट एफ आएगा ना? परसेंटेज एफ फ्लोटिंग वैल्यू है। परसेंटेज या वो करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू है परसेंटेज एफ आएगा। इसमें कर दिया और इतने वेरी गुड एंड यू रिमेंबर इट। Okay, so I've written the program. Now I'm just going to compile the program. But as we all are doing the practice, so for example, I'm just saving the program. Give me check the time. Say program. Say ex1.c. Now see here the thing is, say main difference is like when you are doing the program in C language. आपको जब C programming लिखते हो, तब आपका extension हमेशा आपको ध्यान में रखना C होना चाहिए। अभी 100 रुपये का 10% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होता है इंटरेस्ट? 10.000. Thank you. So that means the answer is correct.
अब इतने सारे जीरो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ? 0.2 percentage 0.2 F. वेरी गुड, थैंक यू। ओके, इसका 10% सबसे एक्साइटेड है 10. It means that my answer is correct. So I had written the program in C language that you have already learned in the first year. अब मैं यहाँ पर इसी प्रोग्राम को आपको C++ में लिख के बताता हूँ, C++ में C प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर सी, आपको पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूँ। स्ट्रक्चर अपना क्या होता है कि हम लोग बार-बार यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। It should be our structure. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास और क्लास नेम लिखना है। क्लास नेम लिखने के बाद you need to write down the declaration part. Declaration part is whatever the data member and member function. Data member means variable और member function means functions, जो user defined function आप लोग जो बोलते हो या सीख के आए हो। ओके, तो ये जो सारे के सारे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, उसके लिए आपको सबसे पहले डिफाइन कर देना है कि लाइक यू नीड टू राइट डाउन कि डाटा मेंबर कौन कौन से रहेंगे और मेंबर फंक्शन कौन कौन से रहेंगे। इट मीन्स दैट यू नीड टू डिकम्पोज द प्रोग्राम। आपको ये प्रोग्राम जो उसको डिकम्पोज कर देना है, इसके छोटे छोटे पार्ट बना देना है, जिसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट वेयर यू आर गोइंग टू डिक्लेयर द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर आप बाद में सीखने वाले हो थोड़ी देर के बाद। कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन एंड देन आफ्टर मेथड डेफिनेशन। तो मेथड डेफिनेशन के अंदर आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, जबकि डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर आपके डेटा मेंबर्स होंगे। सो यहाँ पर यही प्रोग्राम मुझे अलग अलग पार्ट में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट विल बी, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इट इज डेटा फ्रॉम यूजर। सेकंड, डेटा को प्रोसेस करो। यूजर के लिए आउटपुट को डिस्प्ले करो। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग कंपोनेंट हो गए। नाउ हियर आई वुड लाइक टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। कौन कौन से वेरिएबल होंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, सेकंड वन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड हमारे फॉर्मूले क्या होगी, आई इज इक्वल टू टी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। बट हमारा यहाँ पर सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज लेते हैं, we need to use proper brackets for proper calculation, isn't it? Are you getting this? आ रहा है समझ में? Yes. Okay. अब यहाँ पर इसी चीज को मुझे C प्रोग्राम में लिखना है। So once again I'm going to C program and now in place of this I'm going to write down one more program. File new. Here first of all in place of, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, I need to write down CREAN IO stream dot h। अब ये क्यों चेंज कर दिया मैंने, because this is another header file that I need to use to write down my program in C++, because whatever the system defined functions, तो सिस्टम के अंदर हम लोग सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन प्रिंटफ यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं, GETCH गेट कैरेक्टर यूज करते हैं, फिर CLR SCR क्लियर स्ट्रिंग यूज करते हैं। सो ऑल दिस फंक्शंस आर नोन एज सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। अब सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे तो उसके लिए सिस्टम के फंक्शन को उसकी डेफिनेशन कहीं और लिखिए, और जिस फाइल में डेफिनेशन लिखी है वो फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल, और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एच। तो जैसे आप सी लैंग्वेज में आप लोग सीख के आए हो, सेम भी यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर आप लोग stdio यूज करते थे, उसके साथ ही कौन सा यूज करते थे, दैट वाज सिंपलीफाई दिस वन, isn't it? अब सी एनआईओ की यूज करते हैं बिकॉज CLR SCR जो है वो फंक्शन कहाँ पर डिफाइन हुआ है, ऑन योर वेरिएबल्स में। ओके, सपोज आपको लिखना है CLR SCR, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कर्सर रख के मैंने
यहाँ पर लिखा, वापस लिखो, कर्सर मेरा कहाँ पर है, CLR SCR पे, ये देखो कर्सर मेरा CLR SCR पे, एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आई विल गेट द हेल्प for CLR SCR, like what is the structure, what is the syntax, and how I can use this function, isn't it? And along with that, आपको सेंटर में दिखेगा CONIO, conio.h. Why it is so? Because this function is defined inside conio.h. एक और फंक्शन मैं लिखता हूँ, string length, control F1. तो यहाँ पर उसका स्ट्रिंग लेंथ का पूरा मुझे strlen का पूरा मुझे स्ट्रक्चर से लेके पूरा मिल गया डाटा, कि उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इवन इसका रिटर्न वैल्यू क्या होता है, इसका एग्जांपल भी नीचे इसमें लिख के आता है। कोई भी प्रोग्राम देंगे उसका एग्जांपल नीचे इस तरह से लिख के आता है, लाइक हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन इन योर प्रोग्राम। ओके, एंड हियर आल्सो एज यू कैन सी स्ट्रिंग वर्ड को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और अगर ऊपर से देखना है तो आपको यहाँ पर पता चलेगा स्ट्रिंग वर्ड कहाँ पर है। ओके, so here I need to use these two different files. Then next क्या अपना आता है void main, and along with that ब्रैकेट के अंदर हम लोग पूरा अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं। Do you agree? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आपको चीज क्या है देखो समझो, यहाँ पर in place of writing this main function हम लोग बाद में लिखेंगे क्योंकि मेन फंक्शन मुझे पता नहीं है, बट राइट नाउ इंटेंशनली मैं यहाँ पर जानबूझ के इसको अभी खाली छोड़ रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में फिलअप करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, वी नीड टू डिफाइन ए क्लास। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीपीटी के अंदर एक स्लाइड दिखाया कि क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लास के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिक्लेयर ऑल दिस वेरिएबल्स। अच्छा, एक और चीज जो हमने ये प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पर आप देखो क्लियर स्क्रीन यहाँ पर लिखा है, इफ आई चेंज दिस क्लियर स्क्रीन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, मैंने क्या किया है उसको ऊपर ले लिया, एंड देन आई विल राइट दिस प्रोग्राम के पहले मैं ऑलरेडी आपको डेमो दिखा चुका हूँ, इट विल शो यू द एरर, declaration is not allowed here, isn't it? You can see why it is so, because हर एक प्रोग्राम लिखने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, इसलिए मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्लियर स्क्रीन जो है उसके ऊपर हमेशा सारे के सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लियर स्क्रीन के बाद कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। तो किसी प्लस प्लस में अब यही प्रोग्राम में सपोज मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, जैसे अभी मैंने रखा था, ओके, सपोज मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ और वापस मैं यही प्रोग्राम रन करता हूँ, बट आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम। पहले देखो रन करके एक एरर आएगी, जैसे अभी हमारा एरर, ओके, ये दो एरर है हमारे पास। अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव करना, फाइल सेव ex1.c double and once again I am executing the program because why it is so, because यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो एट दैट टाइम सी लैंग्वेज के अंदर जो रूल है वो अलग है, सी प्लस प्लस के रूल्स अलग है। जब मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को एज CPP, आपको ये शायद याद हो तो मैं और गुप्ता मैडम हम लोग आपको हमेशा याद करवाते थे, ध्यान देते थे, आपको याद करवा ध्यान दिलाते थे कि आपका प्रोग्राम का एक्सटेंशन हमेशा .c। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि .c सेव करेंगे या तो .cpp सेव करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं देते हो तो .cpp सेव हो जाएगा, तो आपको C++ के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे आपके प्रोग्राम के ऊपर। दैट इज डिफरेंट देन द रूल्स ऑफ सी, प्योर सी प्रोग्रामिंग, जिसका एक्सटेंशन .c होता है। आ रहा है समझ में? Are you getting this? Yes. 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 Okay. तो यहाँ पर अभी देखो कि यही प्रोग्राम को मैंने .cpp सेव कर लिया, तो उसका पूरा इफेक्ट अलग है, जैसे आप लिख सकते हैं। ओके, सी में हम लोग ये क्लियर स्क्रीन जो है इसको ऊपर नहीं लिख सकते थे, इसमें रुक गया था कि ऑलवेज योर डिक्लेरेशन शुड बी एट द फर्स्ट पार्ट and then after you need to write down clear screen and then after you need to write down the rest of the program, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ once again I'm just switching over to the program where I was
ठीक। तो यहाँ पर आपको देखा कि मैंने मेन फंक्शन लिखे, जैसे मेन फंक्शन लिखे खाली छोड़ दिया। नाउ आई नीड टू डिफाइन अ क्लास। ओके, सो क्लास के अंदर सबसे पहला उसका सिंटेक्स क्या होगा? आई नीड टू राइट आउट द नेम ऑफ द क्लास। नाउ नेम ऑफ द क्लास इज, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट जनरली हमारे में क्या इंटेंशन होगा कि योर नेम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। मीनिंगफुल नाम का मतलब क्या हो गया कि कुछ समझ में आना चाहिए। सपोज राइट नाउ माय प्रोग्राम इज related to simple interest calculation, so I can write down interest, क्लास में लाइन ओपनिंग ब्रैकेट, क्योंकि क्लास के बाद क्लास के अंदर जो कुछ भी मुझे लिखना है वो मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा? सबसे पहले आई नीड टू क्लियर वेरिएबल्स, बट जैसे मैंने उस टाइम भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर, जो होता है अगली या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड। ठीक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इसमें से आपको कोई एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना जरूरी है। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कहाँ पर कौन सा यूज होता है। बट राइट नाउ एज ए बिगिनियर, अभी शुरुआत में हम लोग लर्निंग लेवल पे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जो हम यूज करने वाले, पब्लिक, एंड देन आफ्टर वी नीड टू पुट कॉलम, जैसे यहाँ पर मैंने डबल डॉट किया हुआ। ओके, नाउ यू कैन declare this variable, जैसे कि इंटीजर, your principal amount for p, rate of interest r, and number of years n. Something like that. Because all these can be integer, even r can be float even, but right now we are just putting in integer because generally rate of interest क्या होता है? फ्लोट में होता है, जैसे कि 10.5%, 6.5%, 7.5% वगैरह वगैरह। ओके, then your interest, interest नेगेटिव फ्लोट ले जो कि इसका डिवाइड बाय 100 करना है, पॉसिबल है इसका वैल्यू डेसिमल में भी आए तो हमको परफेक्ट आंसर मिलेगा। अगर इंटीजर लेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली मेक इट राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करने के बाद जो हमें जो जवाब मिलेगा वो नियर बाई जवाब होगा, आंसर होगा, एकदम 100% परफेक्ट आंसर नहीं होगा। देन चलने वहां पर लिखा था, फिर क्या करिए हमको क्लियर स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पर मेंबर फंक्शन भी मुझे लिखना है। मेंबर फंक्शन के लिए मैं क्या करूँ? तो सबसे पहला जैसे मैंने बोला प्रोग्राम को हम 3 अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट में दिखाया था, इनपुट पार्ट वगैरह। सबसे पहला पार्ट होगा जिसके अंदर मैंने लिखा था एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, दूसरा लिखा था मैंने प्रोसेस डेटा, और तीसरा मैंने लिखा था डिस्प्ले आउटपुट। एंड देन आफ्टर तीनों को हम लोग प्रोसेस करेंगे यूजिंग टेबुलर फॉर्मूला। ओके, तो यही चीज मैं नीचे में रिपीट कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट था मेरा डिस्कशन का पार्ट, जो मैंने कंप्लीट किया, दैट इज क्लियर आई पी आर और एन के लिए मैंने कंप्लीट किया। नाउ आई नीड टू राइट डाउन द मेथड डेफिनेशन। अब जो मेथड डेफिनेशन होता है वो हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था। और ये मेथड डेफिनेशन में एक तो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करो क्लास के अंदर, और उसको डिफाइन बाहर करो, जैसे प्लेस आपका जो क्लास है। ओके, ये तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है तो उसके साथ भी लिख सकते हो। आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे तरीके से लिखने का ट्राई करेंगे। ओके, डिवाइड
करना। સર તમારો વોઇસ નથી આવતો, પ્રેઝન્ટેશન પણ નથી આવતું. પ્રેઝન્ટેશન મેં બંધ કર્યું એનું કારણ છે રેન્ડરિંગ બંધ થઈ ગયું, મને સ્ટોપ શેરિંગનો મેસેજ આવી ગયો ગૂગલ મીટમાંથી, હું ફરી વખત ચાલુ કરું છું. આવે છે બરાબર? થોડો કપાય છે અવાજ, મે બી નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે. હવે બરાબર આવે છે? હા સર. One second. I'm just sharing the screen. My screen should open. આપણે ઇશ્યુ છે કારણ કે હું સ્ક્રીન શોટ કરી દીધી, મને જ દેખાડી કારણ કે સ્ટોપ શેરિંગનો મેસેજ જ આવી જાય છે ગૂગલ મીટમાં. Wait for a minute. One second, let me try. સ્ક્રીન અપડેટ થઈ ને હવે? હા. એકચ્યુઅલી ટર્બો સી છે એમાં એમ્યુલેટર ડોઝમાં કામ કરે છે એટલા માટે. આવી ટર્બો સીની સ્ક્રીન? હા આવી. Yes. Now see. I had defined the class. Class में define करी थी. I had written whatever the What? हेलो सर स्क्रीन नहीं आ रही है. हेलो हाँ भाई, अब नहीं आ रही है, अभी दिख रहा है? हाँ सर. हाँ थोड़ा धीरे धीरे रिफ्रेश हो रहा है, नहीं अभी दिख रहा है स्क्रीन. ओके, जितना मैंने लिखा है उसके बाद में क्लास को खत्म कराऊँ. मैंने लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट दिया और उसके बाद सेमीकोलन दिया, जो शायद आपको अभी दिखेगा ऊपर. ओके, तो यहाँ पर भी आपको एक और दिखते हैं कि जब भी क्लास के डिक्लेरेशन जो भी फंक्शन डिफाइन होता है तब उसके पीछे कोई सेमीकोलन नहीं है. जैसे मैंने void get data लिखा है, void डिस्प्ले डाटा है, तो उसके पीछे मैंने तो सेमीकोलन अगर मैं देता हूँ उसका मतलब क्या होता है, ये हो गया. तो मतलब क्या है कि सब जस्ट डिक्लेयरिंग द फंक्शन. हम लोग फंक्शन को यहाँ से डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं. अगर डिफाइन करना है तो करना है, तो सेंड होगा, you need to put curly brackets and then after
वापस पोज हो गया चीज। सेम प्रोग्राम में नोटपैड में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि टर्बोसी में क्या होता है, रेंडरिंग जैसे शुरू होता है तो क्लोज मोड में विजिबिलिटी बन जाती है। I'm just writing the same program over here so that you can visualize, and then I will run the program in Turbo C editor. जब रन करना होगा तभी हम Turbo C जाएंगे, क्योंकि अभी से मैं यहाँ से Turbo C में जा रहा हूँ पूरा रेंडरिंग। And from next time onwards, if possible, we will use online editors. There are so many online editors, and we can use any of the editor for testing our such kind of programs. Okay, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको शायद थोड़ा स्पीड में दिखेगा और रेंडरिंग भी थोड़ा अच्छा होगा in place of that. Yes. अब नीचे ये जो फंक्शंस लिखे हैं, फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और वो फंक्शन आपको वन बाय वन बताऊंगी कि कैसे कैसे लिखा जाता है। पहले ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट करने के बाद मुझे लिख रहा हूँ सी आउट, दैट इज सेम एज प्रिंटर। सेम एंटर वैल्यू फॉर पी आर एंड एन, बहुत शामिल कर रहा हूँ। सो सी आउट में कैसे लिखा जाता है, सिर्फ आपको एक ऑपरेटर यूज करना है जो ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, ये ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है। ये जो ऑपरेटर है जिसको हम लोग लेस देन ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, वो यहाँ पर सी और सी आउट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो जिसको मैंने सिलेक्ट करके आपको दिखाया, वो ओवरलोड को ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, एक सेपरेट टॉपिक है जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं जब आप लोग वो टॉपिक सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ इसको यूज करेंगे क्योंकि लाइक जैसे प्रिंटर वगैरह तो आपको डे टू डे यूज में चाहिए, तो अभी हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। इसको ओवर मीन्स आप अपने हिसाब से भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, वो कैसे करते हैं वो हम लोग जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तब जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद सेकंड लाइन में सपोज मैं लिखूँ तो सी इन, अब यहाँ पर उल्टा साइन यूज करेंगे, सपोज वैल्यू ऑफ पी एंड वैल्यू ऑफ आर एंड देन वैल्यू ऑफ एन। पी आर और एन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करवाई। सो दिस इज सेम एज कैन एफ परसेंटेज डी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने उसी में प्रोग्राम लिखा था, सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट द वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज डिफरेंट इन सी प्लस प्लस। अभी हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम सी प्लस प्लस में कैसे लिखा जाता है। ओके, दूसरी चीज जैसे कि लाइक आप वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, एंड ये स्लैश एन यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप स्लैश एन करेंगे तो चलेगा। अगर स्लैश एन नहीं करना है देन यू कैन राइट डाउन एन बी एल, दैट इज एंड एल। एंड एल का मतलब सेम है स्लैश एन, दैट इज फॉर न्यू लाइन, ये एंड ऑफ लाइन और यहाँ से नया लाइन शुरू करो। ओके, सो सी आउट एंड एल, दैट इज सी आउट प्रिंट एफ स्लैश एन और उसके बाद एंटर वैल्यू फॉर पी आर एंड एन। ओके, और सेम वैल्यू नीचे दूसरी लाइन जो इन वाली लाइन है दैट इज सेम एज कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट पी एम परसेंट आर एन परसेंट एन, जो अपन सी लैंग्वेज में लिखते थे सेम है यहाँ पर सी प्लस प्लस में ऐसे लिखा जाएगा।
आ रहा है समझ में? सी इन कैसे लिखा जाता है, सी इन क्या है, सी आउट क्या है, वो धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज कैलकुलेशन पार्ट। ओके, हेलो विपुल भाई, ओमकार देखो ना मारो क्लास चालू फोन नहीं करे। ओमकार बाहर से ओमकार ये मैंने फोन करे थे ना। यस, नेक्स्ट कैल डेटा में क्या होता है कि लाइक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज से आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाय 100। और इस वजह से अभी कुछ देर पहले हमने देखा पी आर एन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और पी आर एन अपन 100 के बाद सेमी कॉलन। ओके, सो कैल डेटा के अंदर सिर्फ एक ही लाइन आएगी क्योंकि एक ही लाइन की जरूरत है, इसके अंदर हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट वन दैट इज डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वापस जो अपना जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करेंगे, बट फॉर दैट आई नीड टू रिमूव वन थिंग दैट इज सेमीकोलन फ्रॉम डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में जो सेमीकोलन उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि जब हम डेफिनेशन डिक्लेरेशन करेंगे तभी जाकर डिफाइन करेंगे, तब तक इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ओके, नाउ डिस्प्ले डाटा के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अपना आंसर, और दैट इज लेट मी राइट इट डाउन। I had returned like my printf, it is same as printf percentage d comma जो कुछ भी आपको आंसर डिस्प्ले करना है वो आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है उसके लिए हमने आई वैल्यू लिया है, तो आई के अंदर जो हमारा कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर आएगा वो आंसर इसमें सेव कर लेंगे। एंड फाइनली इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर क्लास। पहले के जो क्लोजिंग ब्रैकेट थे, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट वाज देयर फॉर फंक्शन, मेंबर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेमीकोलन, उसके बाद लिखना, भूलना नहीं है आपको। अब ये मेरा क्लास का पूरा डेफिनेशन खत्म हो गया है। थोड़े से मैं फॉन्ट्स कम कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लास एक साथ में विजुअलाइज हो जाए। ओके, you can see the complete definition, class interest opening bracket से लेके closing bracket and then semicolon, पूरा का पूरा आपके सामने एक ही स्क्रीन पर है। वापस एक बार देख लो, क्लास एंड नेम ऑफ द क्लास, ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक एंड कॉलन, डाटा मेंबर्स, तो यहाँ पर है पी आर एन डॉट आई सी एल आर एस सी आर, दैट इज क्लियर सी, एंड देन आफ्टर void get data, उसकी डेफिनेशन जिसके अंदर हम लोग एंटर वैल्यू फॉर पी आर एन और स्कैन एफ जिसकी जगह पर हम लोग यूज कर रहे हैं सी इन पी आर एन एन। ओके, तो यहाँ पर ये C++ में प्रोग्राम लिखने का ये तरीका है, then calculate data and then display data, end of the class and semicolon, so this is the complete class definition। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, इसके मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ तो हमारा मेन फंक्शन, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन के अंदर मैंने जो गड़बड़ किया था वहाँ पर अभी मैं कुछ लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द मुझे पी आर और ये जो डेटा मेंबर्स है उसको एक्सेस करना है, या तो ये गेट डेटा का उसको मुझे एक्सेस करना है, पी एन वेरिएबल आई वेरिएबल गेट डेटा मुझे कुछ भी एक्सेस करना है, तो मुझे करना पड़ेगा आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास एंड हियर द नेम ऑफ क्लास इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मेन फंक्शन करने क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट आई वन, दैट इज नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वापस रेंडरिंग बंद हो गया, जस्ट अ मिनट।
दिखा स्क्रीन आपको? यस ब्रो, जस्ट अनम्यूट योर माइक, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. बस ठीक बोलना मत, Yes, जब sir. जरूरत है तभी बोलना। यस हाँ सर अभी भी ये तुम्हें, यस ओके ओके, इंटरेस्ट I1 करके मैंने लिखा है। वेट मिनट, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट I1, दैट मींस इंटरेस्ट करके को क्लास है उसका एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दिया? I1। अब इसके बाद I1 का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? सारी की सारी मेथड उसकी जो उसको मैं कॉल कर सकता हूँ, जैसे लाइक गेट डेटा। देन दूसरा मेथड कौन सा है मेरा I1 के साथ? कैल डेटा। यार यार क्या है ये? I think you're not getting the updated data. मैंने कैल डेटा भी लिख दिया। ये सब भी आया? डिस्प्ले डेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि I1 के साथ मैं गेट डेटा, कैल डेटा और डिस्प्ले डेटा तीनों को वन बाय वन फॉलो कर रहा हूँ। गेट डेटा क्या करेगा? पीयर करवाएगा। कैल डेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, और डिस्प्ले डेटा जो कैलकुलेट हुआ है वो इंटरेस्ट को स्क्रीन पर दिखेगा, और उसके बाद GETCS दैट इज कैरेक्टर एंड देन डे मोर, अपना प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड IOStream और इंक्लूड कॉन्योन, देन void main का पूरा फंक्शन एंड देन क्लास का डेफिनेशन, दैट इज क्लास इंटरेस्ट, और उसके साथ कुछ भी लिखना था। अब प्रोग्राम लिखना है तो हमेशा क्लास का डेफिनेशन पहला होगा, और उसके बाद void main का। void main जो है जो ऊपर लिखा है, क्लास के ऊपर लिखा है, उसको मुझे ले जाना पड़ेगा क्लास के नीचे। ये जो सिलेक्टेड पार्ट है जिसके अंदर void main का जहाँ ओपनिंग ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? यहाँ से कट करके at the end of class। ये तो आ गया नीचे। ओके, सो हमेशा आपकी सिस्टम क्या रहेगी? सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करो, क्लास डिफाइन करो, क्लास का डेफिनेशन खत्म हो जाए, उसके बाद void main लिखो, उसके अंदर इंटरेस्ट करके जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसको रन कर सकते हो। सो नाउ दिस प्रोग्राम इज रेडी टू एग्जीक्यूट। और जब फंक्शन कॉल करते हैं तब आपको याद रखना है कि हमेशा आपको प्रोग्राम में जब फंक्शन कॉल आता है तब उसके बाद कोई भी फंक्शन है तो उसके पीछे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ओके, ऐसे। Now once again I'm just saving the program. I am coming out from this notepad and I'm going to turbo C, and then after I will execute the program. Okay, so just save the program. वापस स्क्रीन चले गए। Yes, let us move to turbo C screen. And just once again try to run the program. I have executed the program without error. It is getting executed. Once again, 100 रुपये का 10% के हिसाब से एक साल का ब्याज इंटरेस्ट कितना होगा? 10 rupees. So my answer is 10. Okay. So the same program I had executed. Okay. अब सपोज आपको आप भी वापस से वही प्रोग्राम देख लो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो तो अभी पॉसिबल है। Place of I1 now I can write I2 also, or again I can write on the same methods, and I return the methods in for I1, and once again I can write for I2
2 3. Just a minute, because I am not getting refresh. There is some problem with screen sharing. So whatever I'm sharing, you are not getting. Are you getting my screen? No, sir. Sir. No, sir. There is No, nothing. sir. Okay. So still there is some problem. Let me share the entire screen once again. अब आपको देखो बताना Yes. है स्क्रीन मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड. अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आप देखेंगे तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए. इंटरेस्ट पहले क्या किया, हमने इसको टेस्टिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके साथ हमने ये मेथड्स को कॉल किया था. अब मैंने i2 करके i1 के साथ एक और बनाया था i2. तो i2 के साथ आपस में वही मेथड्स कॉल कर रहा हूँ, तो i1 के साथ कॉल कर रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 2 बार रन कर सकता हूँ एक साथ 2 ऑब्जेक्ट्स और उसके साथ उसके एसोसिएटेड मेथड्स को मैं वेरिएबल्स और मेथड्स में यूज कर सकता हूँ. और इसको 2 बार रन करेंगे तो 2 बार के लिए अलग अलग वेपन सेट कर सकते हैं या तो वैल्यूज देते हैं उसको, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट इनपुट होगा वो वैल्यू लगेगी और दूसरी जो वो वैल्यूज एंड देन द वैल्यू दैट वी कैन वैल्यू सपोज मैं 100 दे रहा हूँ, ई पॉइंटेड से आर इज 10 और नंबर ऑफ डेज 8. दूसरे के साथ मैं 1000 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ. और could be different in terms of the posture. आपका ऊपर का मत देखना, सिर्फ आप नीचे जो है एंटर वैल्यू फॉर सेकंड लास्ट, एंटर वैल्यू फॉर PRN जिसके अंदर वैल्यू मैंने दिया है 1000, 10 और 1. बिकॉज
तो क्लियर स्क्रीन वाज नॉट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये पीछे वाला आपको जो दिख रहा है वो पूरा एंड डेटा है जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था। सो वैल्यू फॉर पी आर एंड एन दैट इज 1010 और ए, इसका आंसर मुझे क्या मिला है 100। वापस वो मुझे पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू फॉर पी आर एन दैट इज फॉर I2 इन केस ऑफ I1। उसके लिए ये मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10,000 रुपये का, वापस से 20% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी आंसर आया वो उसके लिए अलग आंसर आएगा। ठीक है, so same way I can get the different answer for different kind of values and accordingly जो भी मेरा सी का प्रोग्राम होगा उसके अंदर मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहे उतने बना सकता हूँ, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आज का जो मैंने प्रोग्राम आपको लिखे बताया एक सिंपल प्रोग्राम सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, वो आपको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में Yes, नहीं आ sir. रहा है दे कैन आंसर क्वेश्चन राइट नाउ और लेटर ऑन, क्योंकि लाइक ये जो है ना आपका बेसिक चीज है जिसको हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल थोड़ा क्लियर हो जाए। पहले 2 सेशंस के अंदर सिर्फ मैं आपको थियोरेटिकल सेशंस बता रहा था कि लाइक व्हाट इज क्लास, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मेंबर फंक्शन, व्हाट इज डेटा मेंबर, पहले हमने थियरी देखा। आज हमने इसका एक एग्जांपल देखा कि जिसके अंदर हम लोगों ने पहले तो देखा कि सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है एंड देन आफ्टर सी प्लस प्लस में सेम प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो आपको ये लिखने का तरीका आपको सीखना जरूर है। तो आप लोग ये प्रोग्राम पूरा कॉपी कर लो, जस्ट विद इन 5 मिनट्स आपका लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि यार बुक और पेन ले लो और ये प्रोग्राम पूरा लिख लो, अपनी बुक में कॉपी कर लो। और जिसका लिख ले, जो लोग लिख ले उसके बाद वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो दिन दिन पूछ सकते हो जब आप लिख रहे हो, और बाद में भी पूछ सकते हो। जिसका प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद लीव द मीटिंग। સર हाँ बोलो। ક્લાસ જે છે એ પહેલા જ ડિક્લેર કરવો પડે એ પછી કરે हाँ ચાલે? हाँ ना, क्लास पहला डिक्लेयर करो पहला इंट्रोडक्शन मैंने सबसे पहले मेन फंक्शन इसीलिए रखा था, हमेशा मेन फंक्शन बाद में लिखेंगे। देखो ये मेन फंक्शन की जगह पर मैं मेन फंक्शन ऊपर लूंगा ना तो इट विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। वो क्या करेगा आपको वहां पर एरर मैसेज देगा कि लाइक देयर इज प्रॉब्लम। देखो आप करके देना है बट यू आर जस्ट राइटिंग राइट नाउ ना, आप लोग लिख रहे हो अभी, पहले लिख लो एक बार, फिर बाद में मैं बताऊंगा, या आप खुद घर पे भी ट्राई कर सकते हो सही प्रोग्राम लिख के। आज मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अभी ये प्रोग्राम लिख लो, फिर घर में अपने कंप्यूटर लैपटॉप जो कर है तो उसमें करो, और अगर मोबाइल से करना है तो ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर को ढूंढ निकालो। ओके, और ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर में भी आप प्रोग्राम लिख के रन बटन क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो सकता है, बट दैट इज फॉर मोबाइल ओनली। अगर आपके घर पे लैपटॉप है देन इट इज बेटर कि लाइक आप लोग लैपटॉप में ही काम करो, और लैपटॉप में सीधा डायरेक्टली आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, जैसे आप लोग टर्बो सी में फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस करते आए होंगे। मैं जो लिख रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है आपको? Only few students are giving reply. Anyone from girl? Yes, sir. गर्ल्स में से कोई अनम्यूट करके बताओ। ओके गुड। किसी को अगर डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, बाद में भी आप लोग। Sir, down करो ना। Sir, down करो ना। डाउन करो, लिख लिया इतना? हाँ सर। ओके चलो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाउन कर रहा हूँ।
इसमें I1 I2 में से मैंने सिर्फ I1 ही रखा है, नीचे से I2 को उसको रिमूव कर दिया, सिर्फ I1 है। डन सर। हो गया? अच्छा, अभी जिसको डाउट नहीं वो लोग लीव कर सकते हैं, मैंने आपका अटेंडेंस लीव कर लिया है। तो अगर किसको डाउट है देन यू मे आस्क। और मेरी एक आज के लिए सिर्फ आपके लिए ये असाइनमेंट, तो असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट के लिए आज का असाइनमेंट ये ओवरफिनिशन दे रहा हूँ, तो घर के प्रोग्राम अपने टर्बो सी एडिटर में लिख के रन करना है और उसको चेक करना है कि हाउ इट इज फंक्शनिंग। तो आज का असाइनमेंट यही रहेगा कि लाइक यू नीड टू राइट डाउन अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, एंड यू नीड टू रन दैट प्रोग्राम, और रन करके आप इसको चेक करो कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। डाउट है देन यू मे आस्क। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, अब अभी भी समझ नहीं आ रहा है यू कैन ट्राई, यू मे आस्क लेटर ऑन आल्सो। इवन सबके पास मेरा ग्रुप में नंबर है, यू व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि वी आर एट फार डिस्टेंस, यू आर एट होम। ओके अंजलि। हो गया सबका? शुड आई क्लोज द विंडो? एनीवन लेफ्ट?